स्टडी आईक्यू के न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी स्पेक्ट्रम की सीरीज है जहां पर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रम बुक। और आप जानते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं तो कई सारी और चीजें भी डिस्कशन के दौरान निकल के सामने आती हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इस सीरीज के माध्यम से आपको पता लग रहा है। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया था एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम में या फिर स्टेट एग्जाम में अगर कोई सवाल आया तो जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। उसी के इर्द गिर्द सवाल बनेगा एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व देम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने देखा कि इस टॉपिक में से कहां से सवाल आ जाता है एंड कल का लेक्चर मैंने कंक्लूड किया था एक सवाल को देकर एंड द सवाल इज दिस। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लग रहा हो कि सर ये सवाल तो गलत है, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने इन द ईयर 1798। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है, उनकी ये धारणा है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने और फ्रेंच ने जो आपस में एक स्कर्मिशेस इनिशिएट किए भारत में, उसका असर यह निकला कि फ्रांस को अनवरुद्दीन की सेना के साथ लड़ना पड़ा इन बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ठीक है, उसे बैटल ऑफ अडियार भी कहा जाता है, जो अडियार नदी के पास लड़ी गई थी। उस बैटल में यह देखा गया कि 10,000 इंडियन सोल्जर्स की सेना को 930 यूरोपियन ट्रेंड सेना ने डिफीट कर दिया। और यहां पर ड्यूप्लेक्स के दिमाग में यह आइडिया आ गया कि मैं अपनी वेल ट्रेंड आर्मी को भारत के राज रजवाड़ों के इंटरनल डिस्प्यूट्स में यूज कर सकता हूं। राइट, अब यहां पर उसने चाल चली और उसने कहा कि अब सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली का था, उन्होंने पॉपुलराइज करने में इसको काफी अच्छे से यूज किया और उनका एक सेट टेम्पलेट था। बट सब्सिडरी अलायंस उनसे भी पहले ड्यूप्लेक्स ने इंट्रोड्यूस कर दी थी, जहां पर एक लोकल रूलर अगर वो चाहता था कि उसका राज्य सुरक्षित रहे और वो फ्रांस की मदद लेना चाहता है, तो उसे फ्रांस को कुछ फिक्स पेमेंट देनी होगी इन एक्सचेंज फॉर द फोर्सेज एंड प्रोटेक्शन गिवन बाय फ्रेंच फोर्सेस। ठीक है, तो ये सिस्टम बेसिकली था। तो ड्यूप्लेक्स ने इसको बेसिकली सबसे पहला वो यूरोपियन था जिसने ऐसे सिस्टम को स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर का पीडीएफ आपने एक्सेस कर लिया है। अगर अभी तक एक्सेस नहीं किया तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अब कर लो, और अगर एक्सेस लेना चाहते हो तो ये पिंक कलर के क्यूआर कोड को आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, माय टेलीग्राम चैनल इज सीएस लाइव ग्रुप। ठीक है, दिस इज द क्यूआर कोड, यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड। राइट, एंड एज यू कैन सी कि इसी चैनल के ऊपर कल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दिस इज द पीडीएफ ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। राइट, और हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, काफी अच्छे से आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं और ये काफी आपको फायदा देंगे। आज के सेशन को और आज के लेक्चर को भी मैं इसी में अपलोड कर दूंगा। एक छोटी सी ग्लिम्स मैंने यहां पर ऐड ऑलरेडी कर भी दी है। उम्मीद करता हूं कि इसका कुछ असर पड़ा होगा। मे बी यू फील कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू। खासकर जो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये काफी बेनिफिट करेगा, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स कैसे बनाने होते हैं इसका भी एक आइडिया और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप खुद भी थोड़ा ऑब्जर्व करना, दिमाग खुला रख के ये लेक्चर्स को सुनना, क्योंकि यहां पर आप खुद देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजों को हमें उतारना होता है इन आवर नोट्स एंड उसमें इसको और भी ज्यादा कंडेंस कर सकते हैं। मैं फैकल्टी हूं, टीचर हूं, तो मुझे और ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, बट आप जितना प्रिसाइज नोट्स रखेंगे उतना ही फायदा है। ठीक है, हमारे पेड लेक्चर्स के अंदर 1707 से लेकर 1947 तक 240 साल की हिस्ट्री को हमने केवल 56 शीट्स में कवर कर दिया है ना। तो जितना प्रिसाइज होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर पे सीधा चलते हैं। ठीक है, जो आज के हमारे इस लेक्चर का मेन मुद्दा है। आपकी पूरी कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई यूट्यूब के बीच में फालतू ऐड आती भी है उसे फटाफट स्किप या इग्नोर करेंगे और पूरे कंसंट्रेशन से सिर्फ मुझे देखेंगे, आईज हेयर। ठीक है, एंड थोड़ा सा ये स्क्रीन भी आप देखोगे जहां जहां मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ऐसा था कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से लेकर 1754 तक होती है। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब होती है? 46 से 48 तक। ठीक है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर थोड़ा लंबी चलेगी। राइट, एक साल का युद्ध विराम आप समझ लीजिए हो गया था। उसके बाद 1749 से लेकर 1754 तक ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुई। ये कर्नाटिक वॉर के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से ड्यूप्लेक्स को मिली एक न्यू समझ भी है। ड्यूप्लेक्स को समझ आ गया था कि फ्रेंच आर्मी को अब यूज करना है लोकल रूलर्स के इंटरनल फ्यूड्स में पॉलिटिकल कंसेशंस लेने के लिए, उनको पॉलिटिकल पावर दिलवाने के लिए। और जब हम उन्हें पॉलिटिकल पावर दिलवाएंगे उसके बदले में हम क्या लेंगे? हम ट्रेड कंसेशंस लेंगे। ड्यूप्लेक्स के दिमाग में ये पूरी क्लैरिटी थी। राइट, अब ड्यूप्लेक्स एक मौके की तलाश में था और इसे यह मौका तब मिलता है जब हमारे भारत में दो सूबों के अंदर, सूबा मतलब प्रोविंस, ठीक है,
दो सूबा, एक सूबा था और एक डिवीजन था विद इन दैट सूबा, जिसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। क्या थी वो कहानी, उसका बैकग्राउंड में बताऊंगा। लेकिन हुआ यह था कि हैदराबाद वो सूबा था और कर्नाटक हैदराबाद के अंडर एक सब सूबा था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, जिसमें सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से ड्यूप्लेक्स को अपना मौका मिल गया और उसने डिसाइड किया कि मैं मिडल करूंगा। अब यहां पर सक्सेशन डिस्प्यूट क्या था, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आप मुझे सुनेंगे। देखो, मिडीवल एज में मुगल इंडिया था, ठीक है, भारत के बहुत बड़े पोर्शन के ऊपर मुगल्स का राज था। अब इतने बड़े साम्राज्य की एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें उसे अलग अलग प्रांत में डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह का साउथ में एक प्रांत था जिसे हम हैदराबाद कहते थे, और उस हैदराबाद के अंदर क्या था, कर्नाटक था, जो हैदराबाद के गवर्नर को या वाइसरॉय को रिपोर्ट करता था। अब इसमें दोस्तों हुआ यह कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, राइट। व्हाट हैपेंड इन 1707, औरंगजेब डाइड, ठीक है, मैं एजी लिख रहा हूं, राइट, शॉर्ट में औरंगजेब डाइड। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार डिटीरियोरेशन होनी स्टार्ट हो गई। औरंगजेब का एक बहुत ही खास इंसान था, एक बहुत ही खास नोबल था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, जिनका नाम था चिन किल्च खान, ठीक है, उन्हें चिन किल्च खान के नाम से जाना जाता था। यह नाम औरंगजेब ने अपने इस खास एडमिनिस्ट्रेटर को दिया था। यही चिन किल्च खान इज ऑल्सो नोन एज आसफ जा वन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब की डेथ के बाद चिन किल्च खान जो है, उनको फारूक शियार ने डेक्कन का वॉइसरॉय बनाया, ठीक है। डेक्कन क्या वॉइसरॉय की उपाधि दी, ठीक है। तो वो डेक्कन में जाकर क्या करते हैं, संभाल रहे हैं हैदराबाद के प्रोविंस को, राइट। मीनवाइल पता लगता है कि मुगल एम्परर को सैयद ब्रदर्स कॉन्स्पिरेसी करके गद्दी हथियाना चाहते हैं। अब ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ना, इसको सिर्फ सुन लो, बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी बहुत चीजें हम मिडीवल इंडिया में पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाते, पेपर में इतनी पूछी भी नहीं जाती, ठीक है। सैयद ब्रदर्स ने फारूक शियार के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की और फारूक शियार आसफ जाह को चाहता था कि दिल्ली आके वो हेल्प करें, लेकिन सैयद ब्रदर्स आसफ जाह के लिए बहुत चालाक निकले और उन्होंने क्या किया, फारूक शार को ब्लाइंड कर दिया और मरवा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि आसफ जाह ने मौका देखकर मोहम्मद शाह को, ठीक है, बीच में कई साल बीत जाते हैं, कुछ सक्सेसिव इमीडिएट सक्सेशंस में कुछ मुगल एम्परर्स बनते हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो सैयद ब्रदर्स को चैलेंज करने के लिए आसफ जाह वन, मोहम्मद शाह इसको हेल्प करता है गद्दी एक्वायर करने में, ठीक है, और सक्सेसफुल भी हो जाता है, सैयद ब्रदर्स को डिफीट कर देता है और मरवा भी देता है, ठीक है। अब आसफ जाह आराम से दिल्ली में भी दिल्ली के जो दरबार है, मुगल दरबार है, वहां पर भी सर्व कर रहा है मोहम्मद शाह को, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मोहम्मद शाह की एक फितरत थी, ये शक बहुत करता था। तो मोहम्मद शाह के इस फिकल माइंडेडनेस की वजह से आसफ जाह वन बहुत ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो गया और इन्होंने कहा कि औरंगजेब के समय भी मुझे डेक्कन में ही काफी देर तक डिप्यूट किया गया था, तो दिल्ली में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का हाल हो चुका है वो मेरे किसी काम का नहीं है, शायद मेरी यहां पर जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में 1724 में निजाम आसफ जाह वन हैदराबाद जाते हैं, वहां के गवर्नर के तौर पर अपनी पोजीशन संभालते हैं एंड 1724 में ये डिक्लेयर करते हैं कि आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है, कि अब मैं अपने हिसाब से हैदराबाद को गवर्न करूंगा, अपना उत्तराधिकारी भी खुद चूज करूंगा। हालांकि ऑन पेपर अभी भी मुगल सुजरेनिटी को ये एक्सेप्ट करते थे, लेकिन लार्जली ये ऑटोनॉमस हो चुके थे। याद रखिएगा कि जंग की बात 1749 में शुरू होगी, ये मैं आपको बैकड्रॉप बता रहा हूं। आई होप आपको हैदराबाद की कहानी पता लग गई है कि आसफ जाह वन ने 1724 में हैदराबाद में अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, और मोहम्मद शाह वॉज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम, राइट। तो ये सिचुएशन थी। अब जैसे आसफ जाह ने मुगल डोमिनियन से खुद को एक तरीके से आजाद कर दिया 1724 में, इसके 8 साल बाद आसफ जाह के जो डेप्यूटी गवर्नर थे, जो कर्नाटक की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो कि हैदराबाद निजामत का ही पार्ट था, उसका दारमदार संभालते थे, उन्होंने आसफ जाह से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो हुआ ये कि 1732 में कर्नाटक के नवाब थे, नवाब सादतुल्लाह खान, इन्होंने कहा कि मैं अब निजाम से पूछकर अपना उत्तराधिकारी नहीं डिसाइड करूंगा, मेरा उत्तराधिकारी मेरी मर्जी का होगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती है तो जो वाइसरॉय या गवर्नर होता है उस प्रोविंस का, वो डिसाइड करता है कि उस सब डिवीजन में कौन राज करेगा।
लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नाउ इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक निजाम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल एम्परर, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ निजाम। एंड 1732 में ये अपने भतीजे को यानी कि दोस्त अली को सक्सेसर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, 1732 में दोस्त अली बेसिकली चार्ज संभाल लेता है एंड 1740s में एक बहुत दुखद घटना हो जाती है। दुखद घटना इस सेंस में कि कर्नाटक में मराठास की इन्वेजन हो जाती है। अब मराठास कहते हैं कि भाई दोस्त अली खान सादतुल्ला साहब आपका दोस्त होगा लेकिन हमारा दोस्त तो नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये दोस्त अली खान की हत्या कर देते हैं अटैक में, राइट। दोस्त अली खान का भी सक्सेसर डिसाइडेड होता है कि अगर दोस्त अली खान को कुछ हो गया तो नेक्स्ट इन लाइन ऑफ सक्सेशन इनका सन इन लॉ होगा, चंदा साहिब, राइट। लेकिन मराठास चंदा साहिब को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं और सतारा की जेल में कैद कर लेते हैं, राइट। अब जब ये सब कुछ कर्नाटक में चल रहा है तो निजाम बहुत ही हैरान होता है, ही इज bewildered एंड ही इज क्वाइट अमेज्ड एंड ही डिसाइड्स कि बेसिकली समथिंग नीड्स टू बी डन। A subdivision under my administration is in chaos. I need to bring back law and order. तो consequently निजाम आसफ जा वन ये क्या करते हैं, कर्नाटक को विजिट करते हैं। आरकोट ये कैपिटल है, ठीक है, आरकोट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। इसको विजिट करते हैं और अनवरुद्दीन अपनी मर्जी के एक गवर्नर को बिठाते हैं यहां पे, जिनका नाम है नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब 1743 में ये अपॉइंट कर देते हैं ऑफिशियली। ये वही अनवरुद्दीन अंकल हैं जो पिछले लेक्चर में 1746 की बैटल ऑफ अडियार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉमस में फ्रेंच फोर्सेस के द्वारा डिफीट भी हुए थे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ लग गया है, राइट। कुछ नहीं है, इसको एकदम ब्रीफ में मैं अगर बताऊं तो ऐसा है कि मुगल एम्पायर में हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया, विद इन हैदराबाद कर्नाटक इंडिपेंडेंट हो गया। हैदराबाद में राज चल रहा है निजाम आसफ जावन का, कर्नाटक में राज चल रहा था नवाब सादतुल्ला खान का। हैदराबाद 1724 में आजाद हुआ, कर्नाटक 1732 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। 1732 में कर्नाटक में दोस्त अली को गवर्नर बनाया जाता है बाय हिज अंकल, ठीक है, हु इज नवाब सादतुल्ला खान। लेकिन 1740 में मराठास की इन्वेजन से दोस्त अली मारा जाता है और उनका सक्सेसर चंदा साहिब, जो उनका लीगल आयर, जो उन्होंने कहा था कि मेरा लीगल आयर चंदा साहिब होगा, उसको वो अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब देखकर हैदराबाद जो बड़ी डोमिनियन है वो आरकोट में आती है और आसफ जा अंकल क्या करते हैं, वो अनवरुद्दीन नवाब उनको बना देते हैं 1743 में। यही अनवरुद्दीन को ड्यूप्लेक्स की आर्मी के हाथों धूल चाटनी पड़ी थी 1746 की बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सेंट थॉमस में, राइट। ये सब कुछ यहां पर चल रहा है, ठीक है। बट अभी भी क्या है कि सिचुएशन संभली हुई है, इतना ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, राइट। यूरोपियन फोर्सेस में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल के बाद सब कुछ शांत हो रखा है, तो ड्यूप्लेक्स को ना अभी मौका मिल नहीं रहा। लेकिन 1746 में अभी तक मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेटबैक लगा, लेकिन लार्जली चीजें ठीक हैं। लेकिन भारत का भविष्य और भारत की किस्मत 1748 में ना आप समझ लो कि हमारे भाग्य को उसमें काले बादल मंडराने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये काले बादल ही अल्टीमेटली भारत की स्वाधीनता का कारण बनेंगे। 1748 में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट क्या है, जिस नवाब अनवरुद्दीन को कर्नाटक में यानी कि आरकोट में चीजें संभालने के लिए भेजा गया था, ठीक है, उनको अपॉइंट करने वाले निजाम आसफ जा वन की डेथ हो जाती है। और निजाम आसफ जा वन एक स्ट्रॉन्ग निजाम थे, ठीक है, तभी वो मुगल बादशाह के अगेंस्ट जाकर 1724 में खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर पाए, राइट। लेकिन 1748 में इनकी डेथ हो जाती है और इसी समय पर चंदा साहिब को मराठास रिलीज कर देते हैं। अब आप खुद मुझे बताओ कि जब चंदा साहिब आरकोट जाएगा और वो वहां पर देखेगा कि निजाम आसफ जा ने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है और अब निजाम आसफ जा भी जिंदा नहीं है, तो क्या वो नए व्यक्ति की थ्रोन एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है आप ही राज करो, या फिर चैलेंज करेगा कि नहीं, लीगली मैं उत्तराधिकारी हूं दोस्त अली खान का, आप कैसे बैठे हो, चलो उठो, चैलेंज करेगा, राइट। तो यहां पर चंदा साहिब इज हंग्री फॉर पावर, ही वांट्स Anvaruddin to be dethroned so that he can acquire the throne of Arcot, that is Carnatic, right? और आसफ जा की भी डेथ हुई है, आसफ जा को भी तो कोई ना कोई सक्सीड करेगा। तो आसफ जा के फैमिली ट्री को सिर्फ थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि चीजें हमें थोड़ी सी क्लियर हो, ठीक है। फैमिली ट्री ना समझने की वजह से भी आपको ये नाम याद रखने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, इसलिए बार बार मैं नाम लेता जा रहा हूं, ठीक है। आसफ जा का फैमिली ट्री ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ठीक है। आसफ जा अंकल है,
ठीक है, आपको यहां पर दिख रहा है ना, आसफ जाह बॉक्स के अंदर आसफ जाह 1 है। आसफ जाह 1 का एक बेटा था जिसका नाम था नासिर जंग। ठीक है, नाक के में भी होती ना नसीर, गर्मियों में गर्मी लगने से वो नसीर फूटती भी है, खून निकलता है ना। तो आसफ जाह का ना एक बहुत ही ऊंची नाक वाला, आप समझ लीजिए, ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको चीजों को याद करने के लिए, कि एक ऊंची नाक वाले जो निजाम साहब हैं, आसफ जाह के बेटे नासिर जंग, ठीक है, कि जंग में अपनी नाक ऊंची रखते हैं तो जंग में उनकी नासिर ऐसे फूटती नहीं है इजीली। ठीक है, तो वो नासिर जंग जो है आसफ जाह के बेटे हैं, आसफ जाह के उत्तराधिकारी ये बनते हैं। तो निजाम ऑफ हैदराबाद आसफ जाह 1 के बाद नासिर जंग बन गया। लेकिन एट द सेम टाइम आसफ जाह 1 की एक बेटी भी थी जिनका नाम था खैरुन्निसा बेगम। खैरुन्निसा बेगम की शादी हुई मुतवासिल खान के साथ। इनका नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हिस्ट्री में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है खास इनकी, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंस है कि खैरुन्निसा बेगम और मुतवासिल खान ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग और आसफ जाह 1 में क्या रिश्ता निकला? आसफ जाह 1 मुजफ्फर जंग के नाना जी हैं। ठीक है, अब आसफ जाह 1 ने जब इन मुजफ्फर जंग के मामा को गद्दी दी तो मुजफ्फर जंग ने कहा कि नहीं भाई, ये मामे की नासिर तो मैं तोड़ के रहूंगा और गद्दी मुझे चाहिए। राइट, तो कर्नाटक में चंदा साहिब इज हंग्री फॉर पावर अगेंस्ट अनवरुद्दीन, एंड हैदराबाद में मुजफ्फर जंग इज हंग्री फॉर पावर अगेंस्ट नासिर जंग। इसी में आपको एक और बात बताता हूं इंटरेस्टिंग। आसफ जाह 1 के काफी सारे बच्चे थे, मैंने जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का नाम लिया है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इनका बेटा है, आसफ जाह का सन, यानी कि नासिर जंग का भाई, उसका नाम है सलाबत जंग। ठीक है, सलाबत जंग की सिग्निफिकेंस अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगी क्या है। ठीक है, बट अभी के लिए थोड़ा याद रखना। राइट, तो मुजफ्फर जंग ने गद्दी के ऊपर अपना क्लेम ले किया। राइट, तो अब यहां पर मैंने समराइज कर दिया कि 1748 में जब चंदा साहिब को रिलीज किया और आसफ जाह 1 की डेथ हो गई तो सिचुएशन क्या है। ठीक है, लेट अस सी द सिचुएशन। राइट, हैदराबाद में गद्दी किसने संभाल रखी है? जिसकी नाक ऊंची है और वो जंग में नाक ऊंची रखता है, नासिर जंग। ठीक है, कर्नाटक में राइट अभी रिसेंटली मुंह काला कराने वाला, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस में अनवरुद्दीन के पास गद्दी है। इनको चैलेंज कर रहे हैं हैदराबाद में नसीर की, कौन नसीर फोड़ना चाहता है? मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को कौन डीथ्रोन करना चाहता है? चंदा साहिब। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ये सब कुछ ये हमारा भाई ड्यूप्लेक्स बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, और जब इसे दो पावर के भूखे इंसान दिखे, इसने कहा कि भैया मौका मिल गया भाई। 1748 में ड्यूप्लेक्स को मौका मिल गया। अब मुझे आप लॉजिकली बताओ कि ड्यूप्लेक्स किसको सपोर्ट करेगा? विल ही सपोर्ट द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द थ्रोन, और विल ही सपोर्ट द पावर हंग्री पीपल जिनको गद्दी पर बिठाकर ये अपने लिए कुछ कंसेशंस ले सकता है? ऑब्वियसली पावर हंग्री लोगों का इसने साथ दिया, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। सो कॉन्सिक्वेंटली सेकेंड कर्नाटिक वॉर की भूमिका अब बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि एक अलायंस बन जाती है, ट्राइपार्टीट अलायंस, 3 लोगों की अलायंस बन जाती है इन आफ्टर 1748। ठीक है, जिसमें चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच फोर्सेस हैं। अब यहां डिसाइड किया जाता है कि इजी काम से शुरू करते हैं। तो उनका कहना है कि कर्नाटक में सिचुएशन फ्रांस के ज्यादा फेवर में है, क्योंकि अनवरुद्दीन से अभी रिसेंटली लड़ने की वजह से हमें पता है कि ये कैसे रिएक्ट करती है इसकी आर्मी, और अभी इनको धूल चटाई है, तो एक और जंग और अनवरुद्दीन को ही हम खत्म कर सकते हैं। तो तीनों अलायंस ने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं, हम अनवरुद्दीन को ही इसी को खत्म करने से अपने मुशद्दत जो कर रहे हैं बेसिकली उसको स्टार्ट करते हैं। तो 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होती है। अंबूर साउथ में वेल्लूर के पास एक जगह है, वहां पर लड़ाई होती है। आपका होमवर्क, ठीक है, होमवर्क फॉर यू, फाइंड आउट और लुक एट द मैप, ओपन द मैप एंड लोकेट वेल्लूर ऑन योर एटलसिस। ठीक है, या फिर गूगल सीधा कर लो, बेटर है। राइट, तो बैटल ऑफ अंबूर से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस में महफूज खान डिफीट हुआ था, अनवरुद्दीन बच गया था, ज्यादा कुछ बेइज्जती हुई बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैटल ऑफ अंबूर ऑफ 1749, यहां पर अनवरुद्दीन खत्म, मारा गया। ठीक है, अब अनवरुद्दीन के मरने के बाद इनका बेटा चीजों को संभालने के लिए संभालेगा। राइट, लीगली वो बेसिकली क्या है कि अनवरुद्दीन के बाद उसके बेटे को संभालनी चाहिए चीजें। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा टाइम मिले और निजाम कोई और किसी को अपॉइंट कर दे, तो मीनवाइल बेटे के ऊपर जिम्मेदारी आती है। लेकिन बेटा जो है मोहम्मद अली, नाम इसका बॉक्सरों वाला है, लेकिन एक नंबर का डरपोक इंसान था। ये
इन तीन एलाइज की स्ट्रेंथ को देखकर तिरुचिरापल्ली में जाकर छिप गया। वहां पर एक किला बना हुआ था, वहां जाकर ये छिप गया। अंग्रेजों से, यूरोपियन से तिरुचिरापल्ली बोला नहीं जाता था, वो इसको ट्रिचनोपॉली कहते थे। ठीक है, ऑब्वियसली तिरुचिरापल्ली नॉर्थ इंडियंस के लिए भी थोड़ा बोलना डिफिकल्ट है। ठीक है, आई इवन डोंट नो कि मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं। अंग्रेजों की प्रोनाउंसिएशन से क्या मेरी प्रोनाउंसिएशन बेटर है, तो ट्रिचनोपॉली जैसा अंग्रेज बोलते थे, इनको आप वैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब कर्नाटक यानी कि उसकी कैपिटल आरकोट में अनवरुद्दीन जो नवाब थे वो मारे गए, उनका बेटा भाग गया, तो गद्दी खाली है। चंदा साहेब को कहा, यही थी ना गद्दी, दोस्त अली के सन इन लॉ होने के नाते इसी गद्दी का हक आप जता रहे थे ना, गद्दी खाली है, बैठ जाओ। चंदा साहब ने कहा ठीक है बैठ जाते हैं, ये बैठ गए। राइट, जब ये सिचुएशन हुई, ठीक है, तो अंग्रेजों की थोड़ी सी पसीना छूटी। ठीक है, अंग्रेजों का थोड़ा सा पसीना छूटा। राइट, उनको यह महसूस हुआ कि कर्नाटक की टेरिटरी के अंदर ही पौंडीचेरी, मद्रास और काफी दूसरी चीजें हमारी मौजूद हैं, और अगर यहां के नवाब फ्रांस के फ्रेंड हैं, फिर हमारी पोजीशन थोड़ी वीक हो जाती है। इन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि इससे पहले हैदराबाद में भी सेम सिचुएशन हो जाए, तो हमें अपनी पूरी ताकत किसको बचाने के लिए लगा देनी चाहिए? मुजफ्फर जंग के मामा को, जिसकी नासिर फोड़ना चाहते हैं वो, क्या नाम है उनका? नासिर जंग। उनके पीछे उन्होंने ताकत लगा दी, और मोहम्मद अली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। राइट, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मोहम्मद अली को और नासिर जंग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड एज यू कैन सी दिस, एज यू कैन सी हियर, जस्ट लाइक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जस्ट लाइक स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन, यहां पर अंग्रेज और फ्रांस एक बार फिर से दो ऑपोजिट कैंप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, और इंटरनल फ्यूड्स में इन दोनों का आपस में 32 का आंकड़ा, ठीक है, जो है 32 का या 36 का जो भी आंकड़ा होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपस में अब उलझने लगे हैं ये। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहां पर बन गई है। अब कर्नाटक में एडवांस करने के बाद फ्रांस कहता है कि हैदराबाद में भी मौका देखकर वहां पर भी गद्दी संभालते हैं। ठीक है, और नासिर जंग इनकी नजरों में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नहीं, नाक ऊंची उसकी होगी अपने महल में। ठीक है, अब हम जब आएंगे तो वो नाक हम काट देंगे, नसीर फोड़ देंगे उसकी। तो 1750 में, अगले ही साल, बैटल ऑफ अंबूर के अगले ही साल 1750 में नासिर जंग को मार दिया जाता है एक जगह पर जिसको ड्यूप्लेक्स फतेहबाद भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर माना जाता है कि ड्यूप्लेक्स की साउथ को कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई थी। ठीक है, ये ड्यूप्लेक्स फतेहबाद आज की डेट में सरासन गुपेट्टई भी कहा जाता है। ठीक है, आज की डेट में इसको सरासन गुपेट्टई ये भी कहा जाता है। ठीक है, सो नासिर जंग यहां पर मारा गया। जब नासिर जंग मारा गया तो मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद मुजफ्फर जंग बन गया। अब हैदराबाद कर्नाटक दोनों में ही फ्रांस के कैंडिडेट्स हैं, और ये इनको बहुत सारे कंसेशंस देंगे। फ्रांस की मौज हो गई पूरी तरह से। ठीक है, तो यहां पर जब निजामत मिली मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक के भी और आरकोट के बेसिकली नवाब चंदा साहब बन गए, तो उनको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं यार, गिफ्ट तो बनता है देना। ठीक है, उन्होंने कहा फ्रांस यार, ड्यूप्लेक्स तू बता, जो तुझे चाहिए ना हम दे रहे हैं। वो नहीं भी मांग रहा था ना जो चीजें, इन लोगों ने वो भी दे दिया उसे। राइट, तो ड्यूप्लेक्स को सबसे पहले क्या बनाया? कहा कि कृष्णा नदी साउथ इंडिया में फ्लो करती है, उसके दक्षिण में जितनी भी मुगल डोमिनियंस हैं, उसके ड्यूप्लेक्स ही आप ऑनररी गवर्नर हैं। बोलो जय ड्यूप्लेक्स। ठीक है, कृष्णा नदी में बता देता हूं, देखो ये मैप दिख रहा है आपको। इस मैप में आप थोड़ी सी चीजें जरा नोट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पर मैसूर है। ठीक है, इधर थोड़ा ये मैसूर की टेरिटरी बन जाती है। राइट, ये जो डोमिनियन है, राइट, ये ब्लू लाइन के ऊपर, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ये ब्लू लाइन और रेड जो ऊपर का एरिया है, ये निजामत है। ठीक है, और ये ब्लू लाइन इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के साउथ में ये टेरिटरी जो है, ठीक है, ये टेरिटरी, ठीक है, ये शेडेड एरिया जो आपको दिख रहा है, दिस इज कर्नाटक। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कृष्णा नदी के साउथ में जितनी भी मुगल डोमिनियंस हैं, राइट, मुगल डोमिनियंस क्या है कि ऑफिशियली अभी भी ऑन पेपर एटलीस्ट ये मुगल सॉवरेनिटी या सुजरेनिटी को मानते थे। तो कर्नाटक की टेरिटरी के काइंड ऑफ ये ऑनररी गवर्नर बन गए। ऑनररी गवर्नर का मतलब ये होता है कि तेरे को हम कोई पावर तो नहीं देना चाहते, पर तेरी इज्जत करना चाहते हैं, तो इसलिए चल एक टाइटल दे दिया तुझे। ये मतलब था इसका। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि कर्नाटक के रीजन के पास ही पौंडीचेरी वगैरह था, तो पौंडीचेरी के पास अपनी एक्टिविटीज को फ्रेंच एक्सपैंड करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई बोलने वाली बात है, ये ले सारी जमीन तेरी ही तो है।
ठीक है, तो उन्होंने पौंडीचेरी के आसपास बहुत सारा लैंड फ्रेंच को दे दिया, जहां उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ मसूलीपट्टनम भी ईस्टर्न कोस्ट पे था, राइट। तो फ्रांस से इतना खुश थे कि ये अमीर मसूलीपट्टनम यहां से आने वाले रेवेन्यूज और ये जो मार्केट टाउन था बेसिकली, ये भी फ्रांस को दे दिया। ठीक है, फ्रांस बहुत खुश हो गया, फ्रांस जो चाहता था उसको वही मिला। ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और ड्यूप्लेक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल था भारत में, उसने कहा कि जहांपना आप इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं तो थोड़ी खिदमत तो मुझे भी करनी पड़ेगी। मैं अपने बेस्ट ऑफिसर को आपकी खिदमत में अपॉइंट करना चाहता हूं और मेरा बेस्ट ऑफिसर है मार्कस दी बस्सी। ठीक है, मार्कस दी बस्सी, इसे निजाम ऑफ हैदराबाद यानी कि मुजफ्फर जंग के दरबार में डिप्यूट कर दिया गया था, राइट। तो बेस्ट ऑफिसर भी मिल गया। और ड्यूप्लेक्स की ना एक एक स्ट्रेटेजी थी। मार्कस द बसी एक्चुअली इसका बेस्ट ऑफिसर था, लेकिन इसको डिप्यूट इसलिए किया निजाम के कोर्ट में, ताकि ये निजाम जो भी एक्शंस कर रहा है और कोर्ट में जो भी इक्वेशंस हैं, इंट्रीग चल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसके बारे में मार्कस द बसी को पता हो। ये स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, दिस वॉज द स्ट्रेटेजी टू अपॉइंट मार्कस द बसी, राइट। तो नजर रख पा रहे हैं, सब कुछ इस वक्त सही चल रहा है, सोफा सो गुड। कर्नाटक में चंदा साहिब फ्रेंच का फ्रेंड, हैदराबाद में मुजफ्फरजंग फ्रेंच का फ्रेंड, मोहम्मद अली त्रिचनोपॉली में छिपा हुआ है, राइट। और जो नासिर जंग था वो मर गया, खत्म। हैदराबाद में तो कोई है ही नहीं चैलेंज करने वाला, राइट। तो अभी सो फार सो गुड है। लेकिन वही बात है कि कई बार क्या होता है कि खुद की नजर भी लग जाती है। तो ये मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को ना खुद के ही नजर शायद लग गई, जिसकी वजह से 1751 में फिर से पासे पलटने शुरू हो जाते हैं, जिसमें अंग्रेजों को एक मौका मिलता है। अब 1751 में क्या हुआ ऐसा जिससे कि फ्रांस की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को भी अंग्रेजों ने चैलेंज करके डिफीट कर दिया, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें से प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एंड ऑल्सो इन स्टेट एग्जाम्स। उनका ये फेवरेट टॉपिक है, उन्हें पता है आप नहीं पढ़ते ये, उनको पता है कि ये नाम याद रखना और जिस प्रकार से किताबों में ये इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। इसलिए स्टेट एंड यूपीएससी एग्जाम, इवन ईपीएफओ एग्जाम, वो भी इधर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्वाली होल की लड़ाई के ऊपर सवाल आ रखा है, ठीक है। और सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको स्टोरी पता है ना तो मेन मेन चीजें पता होती हैं। तो कौन सी ट्रीटी, कौन सी बैटल, ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा सा इजी से क्वेश्चंस आते हैं। बट कहानी ही नहीं पता लगेगी, लूसेंट जैसी किताबों से बस रटने की कोशिश करोगे तो कहां से बात बनेगी, है ना। तो अब 1751 ऑनवर्ड्स क्या होना स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसको समझाने से पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक टीम स्टडी आईक्यू फाउंडेशन वीक को सेलिब्रेट कर रही है, जहां पर हमने क्या किया है कि हमारे सभी कोर्सेज के प्राइस को बहुत ज्यादा स्लैश कर दिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको इफेक्टिवली जो आप अमाउंट पे करते हो इन प्राइसेस का, ठीक है, थ्रू आउट द वैलिडिटी जो है आप एक साथ लमसम अमाउंट पे करते हो, लेकिन अगर उसको वैलिडिटी पीरियड से डिवाइड करोगे तो ये प्रति महीने 600 रुपए की भी कम वैल्यू आपसे मांगता है, ठीक है, विच इज लाइक इवन लेस देन योर ब्रॉडबैंड बिल, राइट। तो यहां पर क्या है कि हमारे 3 तरह के बैचेस हैं जो इस वक्त हमने स्टार्ट कर रखे हैं। 2025 को टारगेट करने वाला बैच, 2026 को टारगेट करने वाला बैच एंड 2027 को टारगेट करने वाला बैच। 2025 का जो बैच है सीएस लाइव कोड अप्लाई करके, ठीक है, बेसिकली सीएस लाइव कोड आप स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स के ऊपर, किसी भी बुक के ऊपर अप्लाई कर दो, उससे आपको हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। वो सिस्टम में फीड है, राइट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप सीएस लाइव अप्लाई कर दोगे, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब सीएस लाइव अप्लाई करने पे आपको 2025 का जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये 21,500 रुपए का मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी 1.5 साल की जगह हमने 3 साल कर दी है, ठीक है, 36 मंथ्स। तो इसका मतलब यह है कि खुदा ना खास्ता 2025 में अगर कोई दिक्कत आती है तो सारे बेनिफिट्स प्रतिज्ञा प्लस बैच के 2026 में भी आपको मिलेंगे, 2027 में भी मिलेंगे। बेनिफिट्स देख लो क्या क्या है। पहले तो आपकी इसमें फाउंडेशन होती है, जिसमें पूरा सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कंप्लीट किया जाता है लाइव क्लासेस के थ्रू। हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहती है, वीकेंड पर टेस्ट भी होते हैं, डेली एमसीक्यू भी हम देते हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग भी मिलती है आपको, जहां पे आप अपना आंसर डैशबोर्ड पे अपलोड करके एक्सपर्ट्स के द्वारा इवैल्यूएट करवाते हैं, और उसमें आपको अपनी गलतियां वगैरह पता लग जाती हैं, ताकि सेम गलतियां एग्जाम में ना करो और अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करो। तो ये आपकी फाउंडेशन में ये सब चीजें तैयार हो रही हैं। मोर ओवर, क्योंकि ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, प्लस का मतलब है कि अभी आप एनरोल करोगे तो अगले 37 वीक्स के लिए जो वीकेंड पे आपके टेस्ट होंगे, उसमें जो भी बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसे 11,000 रुपए मिलेंगे। और उस टेस्ट का सिलेबस क्या है, जो प्रीसीडिंग एक हफ्ते में हमने चीजें कवर की, उसी का टेस्ट वीकेंड पे होगा। फर्स्ट रैंक आ गया तो यू विल गेट 11,000 रुपीज,
राइट। तो इससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलती है, वो फोकस्ड रहते हैं और स्ट्रक्चर में अपनी प्रिपरेशन के साथ बने रहते हैं, राइट। दूसरी चीज, ये प्रतिज्ञा बैच है तो प्रीलिम्स क्लियर करने पर फी रिफंड मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट्स जो हैं, सबसे बड़ी बात 1-to-1 मेंटरशिप भी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स देखो, मुझे भी बहुत ज्यादा फोन और अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बट यार ड्यू टू बीइंग अ फैकल्टी माय जॉब इज टू बी एंगेज इन द क्लासेस, राइट, पेड क्लासेस एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस। और पेड क्लास में तो खासकर हम इंटरैक्ट करते हुए जो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं उनको भी रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन क्लास के बाद भी डाउट्स आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी रिवीजन करते हैं, आपके लिए न्यू कंटेंट बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, उनको चेक करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें हमारे पास टाइम का क्रंच हो सकता है, तो इसलिए एक डेडिकेटेड टीम ऑफ मेंटोर्स है। हर बच्चे को एक डेडिकेटेड मेंटोर दिया जाएगा जिसमें आप डिटेल में उनके साथ बातें करके अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करके अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। व्हाट वर्क्स फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर मी। तो आपके लिए सही क्या है ये मेंटर्स आपको बताएंगे, राइट। अब ये सारे बेनिफिट्स जब तक ये कोर्स वैलिड है तब तक मिलते हैं, यानी कि अगर ये 1 साल के लिए वैलिड होता तो अगले साल 2025 के सितंबर में ये खत्म, राइट। तो इसका मतलब बस एक ही अटेम्प्ट में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे और 2026 के लिए आपको फिर अगर गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद फिर से दोबारा ये सब करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है, बैच। लेकिन यहां पर क्या है कि 2026 के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि P2I बैच है, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, दोनों की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, डेली करंट अफेयर इंक्लूडेड है। ये सब के सब बेनिफिट्स आपको 2026 में भी मिलते रहेंगे, 27 में भी मिलते रहेंगे, ठीक है। फाउंडेशन हाँ एक बार हमने कर ली तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आप जितनी मर्जी बार देखिए, लेकिन स्टेज स्पेसिफिक तैयारी जो है वो फ्रेश कोर्स आपको 25 का, 26 का और 27 का मिलेगा, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर 2026 बैच एज वेल। इसमें 2026 के हिसाब से सिलेबस पूरा हो रहा है। एक एडवांटेज इसमें यह है कि बेसिकली यहां पर आपको बेसिक्स का अलग से मॉड्यूल मिलता है। सो दैट इज व्हाई एनीवन हु वांट्स टू गो फॉर 2026 should enroll in 2026 batch, and in fact anyone who wants to appear in 2027 should also go for 2026 batch। इसका रीजन बताता हूं, देखो ये कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है, तो मुझे पता नहीं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, बट स्टडी आईक्यू में भी क्या है कि मे बी समवन टेल्स यू कि आप 2027 का बैच लीजिए अगर 2027 में आप अटेम्प्ट देने वाले हैं। मैं आपको कहता हूं कि नहीं, 2026 वाला ही लो, ठीक है। इसमें अपना सिलेबस 2026 के हिसाब से कंप्लीट कर लो, 2026 के हिसाब से प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स के थ्रू अपने प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रश अप कर लो, ठीक है। जो आपको मेंस के टाइम पर मेंटेन द मोमेंटम प्रोग्राम मिलता है, मेंस के ऊपर भी अच्छी ग्रिप बना लो, राइट, ताकि अपने अटेम्प्ट देने से पहले आपका सब कुछ सॉर्टेड हो। और क्योंकि इसकी वैलिडिटी 2028 तक है तो 2027 का भी अटेम्प्ट आपका सिक्योर है, 2028 का अटेम्प्ट भी आपका स्कोर सिक्योर है, राइट। तो 2027 में फिर जब आप अपना पेपर दोगे उसमें भी क्रैश कोर्स मिलेगा, फिर से रिवीजन हो जाएगी, मेंस का प्रोग्राम मिलेगा उसमें भी रिवीजन हो जाएगी, तो फायदा है, ठीक है। 2028 से पहले आई एम श्योर कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ अगर थोड़ा डाउट लगता है तो देन यू कैन गो विद दिस, राइट। इसके बारे में फर्दर कुछ भी जानकारी चाहिए, ठीक है, प्राइसेस मैंने बता दी हैं। 48 मंथ्स की वैलिडिटी है 2026 की, यानी कि 2028 तक की वैलिड रहेगा, 2027 वाला 2029 तक वैलिड रहेगा। 29,000 35,000 दिस इज द वैलिडिटी। कोड CS लाइव से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अगर डिसाइड कर लिया है कि लेना है तो डायरेक्टली ले लो। अगर कोई क्वेरी है तो 77106 78413 दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। यहां पे आप मुझे कॉल या मैसेज के, कॉल नहीं करना, क्लास में होता हूं, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप और उसमें आप मुझे अपना नाम बताएंगे और जो भी पूछना है स्ट्रेट अवे पूछ लेना, 1 2 3 ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आंसर कर दूंगा। बहुत बातें हो गई यार, बहुत बातें हो गई, मुझे डर लग रहा है कि जो मैंने समझाई कर्नाटिक वॉर वो कहीं भूल ना जाओ आप, ठीक है। बट क्या करें यार, ये सब के बारे में भी बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से हमने ये कोर्सेज बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं। अगर आप इनके बारे में जानेंगे ही नहीं, कोई गलत मलत कोर्स ले लोगे, पैसे उसमें खर्च दोगे, फिर हमारे बारे में बाद में पता लगेगा और फिर रियलाइज होगा कि यार हमने तो उधर पैसे खर्च के गलती कर दी। तो इसलिए पहले ही इसको डिटेल में बताना जरूरी है, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो पूछ लेना, झिझकना मत, ठीक है। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर में मैं आपको बता रहा था कि 1751 में नजर लग जानी है हमें। नजर देखो फिर से ऐसे लगी कि 1751 में मुजफ्फर जंग की ना एक्सीडेंटल स्कर्मिशेस में डेथ हो जाती है। बेसिकली क्या है कि ये अफगानियों के साथ लड़ाई हो रही थी इनकी और उस लड़ाई में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि मुजफ्फर जंग डाइज इन 1751, दैट्स इट, राइट। जब मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि एक फिर से इंटरिंगम आ गया है हैदराबाद की निजामत में और चांसेस है कि डिस्प्यूट, सक्सेशन डिस्प्यूट फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये AI इमेज यूज करके मैंने मार्कस द बस्सी बनाया, कुछ इसी प्रकार का दिखता होगा, मार्कस बस्सी को अपॉइंट किया था हैदराबाद में, तो इसने इंश्योर किया कि अगला निजाम भी फ्रांस के हित में हो,
फ्रांस का फ्रेंड हो, तो इसने फटाफट आसफ जाह वन का जो एक और बेटा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या नाम था, सलाबत जंग, राइट, इस सलाबत जंग को मार्कस दे बस्सी ने निजाम बना दिया। निजाम बनने के बाद सलाबत जंग भी बहुत खुश, वो कहता कि यार पहले मैं छोटा भाई था, ठीक है, बड़े भाई को बना दिया, फिर बड़े भाई को डिफीट करके भांजे को बना दिया, तो काफी अच्छा महसूस कर रहा था वो जब उसको निजाम बनाया गया। अच्छा महसूस करने के कारण मार्कस बस्सी ने कहा कि देख यार अच्छा लग रहा है ना तुझे, लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, चल थोड़ा अच्छा हमें भी लगा दे, ये नॉर्दर्न सरकार की टेरिटरी प्लीज हमें दे दे, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार अब क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये कौन सी गोची नहीं आ गई सर, आप रोज रोज नई नई टर्म्स बताते जा रहे हो। देखो नॉर्दर्न सरकार क्या है कि हमारी ना कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की वाली जो कोस्ट है ना, यहां पर इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे प्रोविंस है, प्रोविंस के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की फर्दर एक डिवीजन होती है जिसमें देयर इज मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें से एक डिवीजन ये नॉर्दर्न सरकार है, जिसमें 4 सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट्स आती थी जो कोरोमंडल कोस्ट में मौजूद होती थी, एंड दीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ निजाम, ठीक है, निजाम की टेरिटरी का पार्ट होता था। मैंने मैप में दिखाया भी आपको, ठीक है, फिर से दिखा देता हूं। ये देखो मेरे ऊपर जो मैप दिख रहा है, ये ब्लू लाइन और ऊपर रेड लाइन, ये निजाम की टेरिटरी है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, दिस इज नॉर्दर्न सरकार, राइट। तो इसने कहा कि यार अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो ये नॉर्दर्न सरकार का कंट्रोल हमें दे दे, तो ये खुश था निजाम बन के, इसने कहा ये प्रोटेक्ट तो कर ही देंगे फ्रांस, ठीक है, और प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बदले में मांग रहे हैं नॉर्दर्न सरकार तो दे देते हैं, तो इसने दे दिया, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार के अंदर जो 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स आती थी, वो 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, इट इज मुस्तफानगर, एल्लूर, राजमुंद्री एंड चिकाकोट। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस पे सवाल आ चुका है, स्टेट पीसीएस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, खासकर बिहार, ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, राइट। इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, मुजफ्फर जंग के मरने के बाद भी अंग्रेजों के पास मौका था पर कुछ नहीं कर पाए। कर्नाटक में बैठा हुआ चंदा साहिब फ्रांस का फ्रेंड, यहां पर सलाबत जंग ये भी फ्रांस का फ्रेंड, ब्रिटिश को सेटबैक लगे पड़े, बेड़ा गर्क होके रखा है, लेकिन यहां पर अब पासे पलटेंगे। एक टेबल टर्नर सीन में एंट्री लेता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के साथ इसकी कहानी बताता हूं। ये भारत में आया था अराउंड 1744 में, ठीक है, और 1744 में पापा के साथ आया था अपने, और वहां पर क्या था कि इसके पापा ईस्ट इंडिया कंपनी के, आप समझ लीजिए कि एक छोटे एम्प्लॉय ही थे, और यहां इंडिया में आके इसका काम क्या था, शॉपकीपर टाइप का काम था, जिसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सप्लायर्स थे उनके साथ बहस वगैरह करता था टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, अकाउंट्स मेंटेन करता था, काइंड ऑफ क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी में। जब 1746 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई और मद्रास को फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया, तो ये भी कैप्चर हो गया था, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर कर लिया था फ्रेंच ने, तो ये भी कैप्चर हो गया था, बट अपनी चतुराई से ये फोर्ट सेंट जॉर्ज से बच निकला, ठीक है, इसने अपना पता नहीं मुंह के ऊपर कुछ कालक वालक पोत के ऐसे शो कर दिया कि ये तो इंडियन है, ठीक है, कहां से रहेगा, तो ये निकल गया, खिसक गया, और निकलने के बाद इसने डिसाइड किया कि यार मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन करूंगा। हालांकि ये ट्रांजिशन जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क से ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में जाना वॉज अ स्टेप डाउन, वॉज कंसिडर्ड एज स्टेप डाउन, लेकिन वही बात है कि जो जिसका काम उसी को साचे, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ बॉर्न मिलिट्री एक्सपर्ट, ठीक है, वॉज अ बॉर्न मिलिट्री जनरल, तो आर्मी ही उसकी जगह थी, ठीक है। लेकिन स्टेप डाउन क्यों था, क्योंकि देखो आज की डेट में हम मानते हैं कि इंडियन आर्मी की बहुत इज्जत है, ठीक है, और हमारे देश की आर्मी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लर्क है ये इनकी मैनेजमेंट का पार्ट है, और इनकी जो आर्मी है जिसमें सिपाही वगैरह होते हैं वो क्या है, इनके बॉडीगार्ड की तरह है, इसलिए स्टेप डाउन मानते थे। बट रॉबर्ट क्लाइव ने उसकी परवाह नहीं की, उसने कहा कि देश की सेवा करनी है, ठीक है, पैट्रियट था ये, तो देश की सेवा करने के लिए भर्ती हो गया, और स्टार्टिंग से ही डे वन से ही इसने अपने जलवे दिखाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, खुद को प्रूव कर दिया। बीच में थोड़ी देर के लिए मद्रास से इसको बंगाल भेज दिया गया था ड्यू टू सम मेंटल इश्यूज, बट फिर 1751 में वापस इसको मद्रास भेज दिया गया था। अब मद्रास में ये है और ये सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अब इसका तोड़ निकालना बड़ा जरूरी है, सबसे पहले त्रिचनोपॉली में बैठे मोहम्मद अली को हम आजाद करेंगे ताकि कर्नाटक में आरकोट की गद्दी हम इसको दे सकें, अपने पिट्ठू को बिठा सकें। त्रिचनोपॉली को आजाद करने के लिए हमें फ्रांस की जो फोर्सेस बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रखी हैं और चंदा साहिब भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव डाइवर्जनरी टैक्टिक का इस्तेमाल करता है।
डाइवर्जनरी टैक्टिक का मतलब ये होता है कि अगर आपके शत्रु की फोर्सेस एक जगह पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और इसको आप भेदना चाहते हो, तो उसका एक तरीका क्या होता है कि यहां किसी और पॉइंट पे आप अटैक करो। वो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनिमी। उससे क्या होगा कि आपके एनिमी काफी सारी फोर्सेस उधर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजेगा। अब आपको पता है कि उसको आप कैप्चर तो नहीं कर सकते बहुत देर के लिए, या पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये फोर्सेस डिवाइड हो जाती हैं, गिविंग यू द चांस टू पेनिट्रेट इन। रॉबर्ट क्लाइव ने यही किया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि सारी फोर्सेस तो ट्रिचिनोपॉली में बैठी हुई हैं, चंदा साहब की आर्कॉट में कुछ है ही नहीं। इसने कहा कि चलो धावा बोलो आर्कॉट पे। आर्कॉट पे इसने अटैक कर दिया इन 1751, और 53 दिन के लिए चंदा साहेब की राजधानी रॉबर्ट क्लाइव के कंट्रोल में थी। यही सिचुएशन थी भाई। चंदा साहेब की जय, है ना। और उनकी क्या होगी, उनके पसीने छूट गए भाई। वो ड्यूप्लेक्स के पीछे पड़ गए कि भाई ये क्या नाटक चल रहा है, आप ट्रिचनोपॉली ट्रिचनोपॉली कर रहे हो, हम मोहम्मद अली के पीछे पड़े हुए, पीछे से मेरी कैपिटल उड़ गई। इन्होंने अपनी बहुत सारी फोर्सेस को क्या किया, इन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया। बहुत सारी फोर्सेस को रीडायरेक्ट करके आर्कोट को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा। रॉबर्ट क्लाइव भी चला गया, इसने अपनी फोर्सेस को कहा कि ना इसको रेजिस्टेंस दो। और मीन वाइल अंग्रेजों की फोर्सेस ने फ्रांस का सामना किया त्रिचनोपॉली में। ठीक है, फ्रेंच फोर्सेस बहुत थोड़ी सी रह गई, बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई, और फ्रांस को हराना यहां पर आसानी से इट वॉज पॉसिबल। ठीक है, ये करके क्या हुआ कि फ्रेंच को 1752 आते आते अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया, मोहम्मद अली की जान छूटी, राइट। और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि ये चंदा साहिब को भी जरा इसको सीधा करना है। तो इनकी और चंदा साहिब की, क्लाइव की सेना और चंदा साहिब की सेना की आपस में लड़ाई होती है एट अ प्लेस कॉल्ड एज कावेरी पक्कम। अंग्रेजों से कावेरी पक्कम भी नहीं बोला जाता था, ये इसको कावेरी पाक कहते थे। बैटल ऑफ कावेरी पाक होती है 1752, राइट। इस लड़ाई में चंदा साहेब हार जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की सेना इनका पीछा करती है, लेकिन चंदा साहिब खुद को बचाने के लिए तंजोर में जाके छिप जाते हैं। तंजोर कहा जाता है कि चंदा साहिब का नेटिव टाउन था, तो इनको उम्मीद थी कि यहां पर इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन तंजोर का कंट्रोल मराठा के अंडर था। मराठा आर्मी ने चंदा साहिब को यहां पर कैप्चर कर लिया। ठीक है, 1752 में चंदा साहिब कैप्चर हो जाते हैं, और इनको तंजोर के राजा, मराठा राजा, ठीक है, मराठा के जो गवर्नर वहां पे थे, ठीक है, जो तंजोर का कंट्रोल जिनके पास था, उनके राजा प्रताप सिंह चंदा साहब का गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। चंदा साहब इज डेड, चंदा साहब इज एलिमिनेटेड, एंड मोहम्मद अली बिकम्स अनडिस्प्यूटेड नवाब ऑफ कर्नाटक। फ्रांस में निजाम सलाबत जंग, फ्रेंच का फ्रेंड, वहां पर मौजूद है, और आर्कोट में ब्रिटिश, ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव, वर एबल टू सक्सेसफुली प्लेस मोहम्मद अली ऑन द थ्रोन। तो दोनों ही जगह पर ब्रिटिश और फ्रांस के अपने अपने पिट्ठू, अपने अपने स्टूजीस यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, 1754 में जब मोहम्मद अली नवाब बन जाते हैं, उसके बाद समय आ जाता है कि इस जंग को हम खत्म करते हैं। अब जंग को खत्म कैसे किया जाता है, सब कुछ हो गया, आपको पता है कि चंदा साहिब डिफीट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, मोहम्मद अली नवाब बन जाता है। ड्यूप्लेक्स का जो ये डिबेकल था, उसको लेकर फ्रांस खुश नहीं है, और ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं, और इनके साथ बड़ी गलत ट्रीटमेंट होती है घर जाके। ठीक है, उसमें कहा जाता है कि तूने ही कहा था, कि मतलब अगर सक्सेसफुल होता तो जय ड्यूप्लेक्स, और अगर गलत हो गया तो तूने ही कहा था कि आर्मी को यूज करूंगा, इंटरनल फ्यूड्स में घुसाऊंगा, टेरिटरी लेके आऊंगा, अंग्रेजों को भगाऊंगा, अब काका की होया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, तो ड्यूप्लेक्स को इन्होंने वापस बुला लिया, घर जाके इसके ऊपर मुकदमे भी चले थे, एंड इट वाज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट, एंड ड्यूप्लेक्स वाज रिप्लेस्ड बाय गोदेहू। ठीक है, गोदेहू लुक्स लाइक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग गधे। ठीक है, गधेहू। ठीक है, तो ये एक्चुअली वही था, क्योंकि इसने आगे थर्ड कार्नाटिक वॉर में पूरी तरह हरवा देना है। ठीक है, तो गधेहू आ गया टू टेक कंट्रोल ऑफ फ्रेंच डोमिनियंस इन इंडिया, राइट। ही बिकम्स अ फ्रेंच गवर्नर जनरल, एंड 1754 में डिसाइड होता है कि यार बस लड़ मर लिया बहुत, एक पिट्ठू आपका बैठा है, एक पिट्ठू हमारा बैठा है, लड़ाई को जरा यहां रोक देते हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज भी चाहते थे कि हाँ ठीक है, अभी हमने बिठाया है, तो लड़ते रहेंगे तो फिर सिचुएशन वॉलेटाइल होगी, लेट अस ट्राई टू स्टेबलाइज दिस थिंग्स, लेट्स मस्टर द स्ट्रेंथ, एंड आगे फिर देखेंगे इन्हें। ठीक है, फ्रांस भी चाहता था कि लड़ लिया, अब इससे पहले और सेटबैक लगे तो युद्ध विराम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो यार अंग्रेजों आ जाओ, पौंडीचेरी आ जाओ, जरा चाह पीने आ। ठीक है, पौंडीचेरी दी चाह पिलाने तो, राइट। तो 1754 में पौंडीचेरी में अंग्रेजों को बुलाया, और यहां पर एक ट्रीटी साइन की।
ठीक है। तो गुदेहू और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इन्होंने ट्रीटी साइन की यहां पे, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम दोनों भाई भाई, हम ट्रेडर्स, हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स बैठ गए गद्दी पर बैठ गए, लेकिन आज के बाद हम इंडियन प्रिंसेस की आपसी झगड़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। ठीक है, बट दिस वॉज अ वेरी फेक प्रॉमिस, बिकॉज एज वी विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स इट विल बी ब्रोकन। एंड जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है, क्या इसी कुछ कंक्लूजन निकल रही है? कोई जीता सेकेंड कार्नेटिक वॉर? बताओ जी कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दोगे कि जीता कि नहीं जीता। ये कर्नाटक वॉर में भी कोई नहीं जीता, क्योंकि एक जगह अंग्रेज जीत गए, अपना पिट्ठू बिठा लिया। कहां बिठाया? कर्नाटक के आरकोट में। किसको बिठाया? बॉक्सर को, मोहम्मद अली। और हैदराबाद में कौन बैठे? नासिर जंग, मुजफ्फर जंग के सलाबत जंग? सलाबत जंग। ठीक है, सलाबत सलामत रहा और हैदराबाद में बैठा रहा। वो किसका फ्रेंड है? फ्रांस का। गद्दी लेने के बदले क्या दिया? नर्दन सरकार। नर्दन सरकार में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? 4। नाम क्या है? मुस्तफानगर, राजमुंदरी, चिकाकुल, एल्लोर। ऐसे याद करते हैं। और ये नोट्स बनाने के लिए ना मुझे किताब नहीं खोलनी पड़ी। हाँ, थोड़ी इमेजेस ऐड करने के लिए इंटरनेट जरूर यूज करना पड़ा, बट जो भी मुझे याद था मैं यहां पर लिखता गया साथ साथ। किताब पढ़ ली, दिमाग में छप दिया और लिखना शुरू कर दो। फिर जो भूलता हूं वो मैं देख लेता हूं और उसको थोड़े अलग कलर के पेन से अंडरलाइन भी कर लो। ऐसे नोट्स बनते हैं यूपीएससी में, अगर प्री क्लियर करना है, और मेंस में खासकर जीएस 1 में अगर 100 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हो तो इस तरह के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, यू कैन मेक देम मोर प्रिसाइज एंड आंसर राइटिंग विल ऑब्वियसली मैटर मोर इन मेंस। ठीक है, अब यहां पर क्या है? वॉर इनकंक्लूसिव है, लेकिन इधर अंग्रेजों की असली पोटेंशियल, कि इनकी दम है इनमें। ठीक है, इनमें दम है, कि इनकी पावर है, उसकी ग्लिम्स मिल गई कि ये फ्रांस को चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट कर्नाटक वॉर में तो जुतियां खाई थी इन्होंने। अनवरुद्दीन को फाइनली इनको आगे करना पड़ा था और अनवरुद्दीन ने खुद मुंह काला करा दिया अपना। लेकिन वो अलग बात है कि यूरोप में चीजें थोड़ी सेटल हुई तो इनको अपना मद्रास वापस मिल गया। अदरवाइज अदरवाइज खत्म था ये भारत से। अगर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल ना होती, ठीक है, उसमें म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ना होती, तो खत्म था इनका काम। बट वहां पे किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया इनका। लेकिन हाँ, चैलेंज नहीं कर पाए थे फ्रांस को, लेकिन यहां पर इन्होंने चैलेंज किया और डिफीट भी किया। त्रिचनोपोली में फ्रांस की फोर्सेस को डिफीट करना बड़ी बात थी, राइट। तो अंग्रेजों को भी थोड़ा एक टेस्ट मिला अपनी पोटेंशियल का। इनकंक्लूसिव है, लेकिन अंग्रेजों का थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। थर्ड कर्नाटिक वॉर में अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। अगले सेशन में यानी कि कल हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून। और सीएस लाइव ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर दो, पीडीएफ आपको इसी ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है, दिस इज द क्यूआर कोड, स्कैन दिस क्यूआर कोड। ठीक है, आई विल सी यू हेयर। एंड ये लेक्चर पीडीएफ, ये हैंड रिटन, और हैंड रिटन नोट्स कैसे लग रहे हैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि देखो इनको बनाने में समय लगता है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन फॉर मी कि मैं मेथड चेंज कर सकता हूं। ठीक है, टाइप्ड मटेरियल या स्क्रीनशॉट लेना वो थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं पसंद आ रहा है वो भी बता देना, अगर आ रहे हैं तो वो भी बता देना। और आंसर करते रहा करो यार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो यार, मैं आप मुझे देख रहे हो लेकिन मेरे सामने तो कैमरा है। लेकिन जब आप कमेंट करते हो, असाइनमेंट्स लिखते हो, राइट, कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो, ठीक है, या कुछ एप्रिसिएशन करते हो, तो इस कैमरे को एक चेहरा मिलता है, एक नाम मिलता है, और उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम इस तरह के इनिशिएटिव्स को आगे भी कंटिन्यू करके रखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत अच्छा लगा इस लेक्चर को लेकर। उम्मीद करता हूं कि जितनी क्लैरिटी से मैंने समझाने की कोशिश की है, जितनी क्लैरिटी से इन नोट्स में सारी इंफॉर्मेशन को प्रिसाइजली अकोमोडेट करने की कोशिश की है, उतनी ही क्लैरिटी से आप इसको समझ भी पाए। मैं जानता हूं स्टार्टिंग में चीजें कुछ याद नहीं रहेंगी, नाम भूलेंगे, लेकिन रिपीटेड रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिस से आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।